नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायुगुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र। पिछली वीडियो में हमने श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों के बारे में जाना था, जिसमें हमने नासा छिद्र से लेकर फेफड़ों तक की जानकारी ली थी। इसमें हमने क्या पढ़ा था, यहाँ से हम जो श्वसन तंत्र शुरू होता है वो कहाँ से होता है, नासा छिद्र से या नोस्ट्रिल से। तो ये तो हो गया नोस्ट्रिल यानी नासा छिद्र। फिर उसके बाद में नोस्ट्रिल के बाद में क्या आया था, नेजल कैविटी आई थी। नेजल कैविटी को हम क्या कहते हैं, नासा गुहा कहते हैं। तो उसके बाद में वायु कहाँ पर जाती है, नासा गुहा में जाती है। अब नासा गुहा के बाद आ जाता है फेरिंग्स यानी ग्रसनी। अब ये जो ग्रसनी होती है ये बकल कैविटी और नेजल कैविटी यानी मुख गुहा और नासा गुहा का साझा पथ बनाती है। ये क्या है, ग्रसनी है। ग्रसनी के हमने 3 पार्ट पढ़े थे। नाक से जुड़ी हुई जो ग्रसनी का पार्ट है वो है नासा ग्रसनी। मुख से जुड़ी हुई ग्रसनी का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं मुख ग्रसनी, और ये नीचे जो है उसे हम कहते हैं कंठ ग्रसनी। अब यहाँ पर जब ग्रसनी आगे जाती है तो 2 भागों में टूट जाती है। एक तो बनाती है आहर नाल का सिस्टम होता है वो बनाती है यानी ओसोफेरिंग्स या फिर हम इसे ग्रास नली कहते हैं, और दूसरा बनाती है विंड पाइप। तो विंड पाइप के माध्यम से क्या आती है, हम श्वास लेते हैं नेजल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में, फिर यहाँ पर आती है, इसे हम कहते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस कहते हैं। इसके ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस को हिंदी में क्या कहते हैं, घाटी, और इसके ऊपर पाए जाने वाले जो ढक्कन है उसे हम कहते हैं घाटी ढक्कन। पिछली वीडियो में हमने इसके कार्य के बारे में जाना था, अब केवल रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद में घाटी के बाद में क्या आता है, कंठ आता है यानी लैरिंग्स। ये क्या है, कंठ है, या इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें महीन महीन तार बने होते हैं जिनके द्वारा जब हम वायु छोड़ते हैं तो वो तार हिलते हैं और कंपन करते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स के बाद में आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। सी आकार के छल्ले क्यों पाए जाते हैं, ताकि जो हमारा श्वसन तंत्र है ट्रेकिया और आगे जाकर जो प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई उनमें बदलता है वो पिचके ना, वायु को अधिक कार्य ना करना पड़े, इसके लिए यहाँ पर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये किसके बने होते हैं, कोर्टिलेज के। ये क्या है, ट्रेकिया है, या फिर इसे हम श्वास नली भी कहते हैं जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप आगे जाकर किस में बदल जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में, जिसे हम कहते हैं श्वसनी। अब ये जो श्वसनी है ये आगे जाकर हमने पढ़ा था, प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो आगे जाकर और ब्रोंकाई में टूट जाती है, जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स। तो श्वसनी जो है वो आगे जाकर श्वसनिकाओं में बदल जाती है। अब ये जो श्वसनिकाएं हैं ये टूटती रहती हैं, विभाजित होती रहती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेकिया थोड़ी मोटी है और आगे जाकर ये थोड़ी पतली हो गई, और जो विभाजित होंगी तो और पतली हो गई। लास्ट में जो श्वसनिकाएं होती है उसे हम कहते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल यानी लास्ट की ब्रोंकियोल, उस पर लगी हुई होती हैं वायुकोश, या इन्हें हम कहते हैं कूपिका। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कूपिका या वायुकोश। ये किससे जुड़ी हुई होती हैं, कूपिका वाहिनी के द्वारा यानी एल्वियोलाई डक्ट के द्वारा। पिछली वीडियो में हमने केवल इतना ही जाना था। इस वीडियो में हम फेफड़ों के बारे में थोड़े विस्तार से बात करेंगे कि फेफड़ों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान कैसे होता है। तो ये तो हम ले लेते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल यानी जो लास्ट की ब्रोंकियोल होती है वो है। इस पर जुड़ी हुई होती है कूपिकाएं या फिर एल्वियोलाई। ये यहाँ पर कूपिकाएं जुड़ी हुई होती हैं। संपूर्ण फेफड़े में ये जो कूपिकाओं की संख्या होती है 25 मिलियन होती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में ये कूपिकाएं होती है। ये जो डक्ट्स होती हैं श्वसनिकाएं, ये केवल फेफड़ों का 1% होती है, और बाकी का जो 99% है वो कूपिकाओं के द्वारा ही बना होता है। तो यहाँ पर लगी हुई होती हैं कूपिकाएं। ये कूपिकाएं क्या करती है, यहाँ से ये जो डक्ट आ रही है ये वाली,
इसमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये किससे जुड़ी होती है? ब्रोंकियोल से, फिर वहाँ पर टर्सरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी ये श्वसनी से जुड़ी होती है। और श्वसनी में क्या आती है? कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो यहाँ पर आ गई, वहाँ पर क्या आती है? ऑक्सीजन, जो हम श्वास लेते हैं वो फेफड़ों में जाती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई। अब कुछ ऑक्सीजन इसमें चली जाएगी, कुछ इसमें, इस प्रकार सभी जो कुपिकाएँ हैं उनमें ऑक्सीजन भर जाती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भर गई है, ऑक्सीजन भर गई, जैसे यहाँ पर भी ऑक्सीजन भर गई। अब ऑक्सीजन भर गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है? रक्त में है। तो हम थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गन है, हमें पता है कि ये मान लो हार्ट है। अब हार्ट में होता क्या है? हार्ट में यहाँ से क्या आता है? अशुद्ध रुधिर। नीले पेन से दर्शा देते हैं इसे। यहाँ से क्या आता है? अशुद्ध रुधिर। और यहाँ पर हमारे ऑर्गन होते हैं। ये क्या है? हमारे ऑर्गन हैं। अब जब हम शुद्ध रुधिर देते हैं, जैसे यहाँ पर से शुद्ध रुधिर आ रहा है, ये शुद्ध रुधिर आ रहा है, ये हृदय से शुद्ध रुधिर आ रहा है। यहाँ पर ऑर्गन्स हैं ये। अब ऑर्गन्स में क्या होता है कि ये अशुद्ध हो जाता है। ये जो रुधिर होता है ये कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? अशुद्ध रुधिर हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये ऑर्गन्स हैं। हृदय से जब शुद्ध रुधिर आता है तो इसमें अशुद्ध हो जाता है। अब ये अशुद्ध रुधिर कहाँ पर जाता है? हृदय में जाता है। हृदय से पंप करता है अशुद्ध रुधिर को, और ये पहुंचा देता है फेफड़ों में। यहाँ पर फेफड़ों में पहुंच जाता है। अब ये कहाँ पर है? ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर है, यानी अशुद्ध रुधिर है। अब ये फेफड़ों में जाने के बाद में कहाँ पर जाता है ये रुधिर? ये मान लो रुधिर की कुपिकाएँ हैं, तो ये आती है कोई भी कुपिका पर, जैसे इस पर कुपिका पर आ गई। अब ये क्या है? सिराएं हैं, वेंस हैं। ये जो सिराएं होती हैं ये कुपिकाओं पर लिपटी हुई होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिपटी हुई है। अब इसमें जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है, क्योंकि इसकी जो भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है और उसमें छिद्र भी होते हैं। तो ऑक्सीजन तो इसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर आ रहा है उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके अंदर आ जाती है और ऑक्सीजन इसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है, जिससे ये रक्त कैसा हो जाता है? ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। अब ये कहाँ पर चली जाती है? ये चली जाती है इसमें, यहाँ पर लेफ्ट चैम्बर में चली जाती है ये पूरी। अब जो 25 मिलियन कुपिकाएँ हैं वो सारी ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती हैं। ऑक्सीजन उन्हें देती है और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें उनसे लेती है, जिससे वो रुधिर जो है वो साफ़ हो जाता है। और रुधिर साफ़ होने पर ये इसमें प्रविष्ट हो जाती है और यहाँ से पूरे शरीर में चला जाता है शुद्ध रुधिर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये श्वसनी से जो इनिशियल ब्रोंकियोल है वो है, इसमें से क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। हम जो श्वास लेते हैं वो फेफड़ों में जाता है और इसमें आ जाता है। उसके बाद में ये चला जाता है कुपिकाओं में, और जितनी भी कुपिकाएँ हैं उनमें चला जाता है। अब कुपिकाओं पर लिपटी हुई होती हैं सिराएं, जिन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज, क्योंकि जो भी गैस का आदान प्रदान या फिर भोजन का आदान प्रदान है वो ना तो धमनी में होता है ना सिराओं में होता है, वो किस में होता है? कैपिलरीज में होता है, यानी उन दोनों को जो जोड़ने वाली स्थान है उनमें होता है। तो ये हैं कैपिलरीज। इस कुपिका पर कैपिलरीज लिपटी हुई होती हैं। तो लिपटी हुई होने पर यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है और अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम है। तो हमें पता है कि कोई भी पदार्थ है वो उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर प्रविष्ट हो जाता है और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें आ जाता है।
यानी यहाँ पर उच्च सांद्रता है और इसमें कम सांद्रता है, तो ऑक्सीजन तो इसमें चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें अधिक सांद्रता है और इसमें कम सांद्रता है, तो ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चला जाता है, जिससे ये रुधिर कैसा हो जाता है, ऑक्सीजन युक्त हो जाता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हट जाती है। अब ये आ जाता है हृदय में और हृदय पहुंचा देता है इसे विभिन्न अंगों में पहुंचा देता है और विभिन्न अंग जो हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे ये कोशिकाओं से मिलकर, तो उसकी प्रत्येक कोशिका जो है वो उसे उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगी। अभी हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि ऑक्सीजन को ग्रहण क्यों करती है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कोई भी कोशिका है उससे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो किससे प्राप्त करती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति करती है। अब ये एटीपी आती कहाँ से है, ग्लूकोज से आती है, इसके अंदर जो ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज कहाँ से आती है, जो पाचन तंत्र होता है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का अवशोषण होता है, वो भोजन कहाँ पर आ जाता है, सभी कोशिकाओं में आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर ग्लूकोज आ गया। अब ग्लूकोज को बर्न होने के लिए यानी एटीपी के निर्माण के लिए एक गैस की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन गैस कहते हैं। अब ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है, रक्त में ऑक्सीजन मिल रही है और हृदय इन्हें सभी अंगों में पहुँचा रहा है, यानी ऑक्सीजन जो युक्त रुधिर है वो सभी अंगों में पहुँच गया और सभी कोशिकाओं में पहुँच गया, तो यहाँ पर ये कोशिका में भी ऑक्सीजन पहुँच गया। तो ऑक्सीजन कहाँ से पहुँचता है, श्वसन तंत्र के माध्यम से। और जब बर्न होती है तो CO2 निकलती है, CO2 निकलती है। अब ये CO2 कहाँ पर चली जाती है, वापस से। अब यहाँ पर CO2 बनी प्रत्येक कोशिका में, अब ये CO2 कहाँ पर चली जाती है, इस CO2 यहाँ पर चली गई। अब ये CO2 वापस से यही चक्र चल जाएगा और ऑक्सीजन युक्त रुधिर आ जाएगा। इस तरह से जो श्वसन तंत्र है उससे क्या होता है, कोशिका के अंदर ATP का निर्माण होता है और ग्लूकोज का अपचयन होता है। ये जो श्वसन तंत्र की क्रिया है ये एक अपचयी क्रिया है। कई बार पूछ लिया जाता है श्वसन तंत्र की क्रिया जो है वो अपचयी क्रिया है। अपचयी क्रिया क्यों है, क्योंकि हम श्वसन तंत्र में करते क्या हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। यानी अपचयी का मतलब क्या होता है, कम होना यानी घटना, यानी उत्पादन कम हो रहा है और जो नष्ट होने की क्रिया है वो ज़्यादा हो रही है। अब आप कहोगे कि ये क्रिया तो संतुलित रहे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब बर्न होती है तो ATP और CO2 बनती है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। और आप कहोगे कि रासायनिक अभिक्रिया तो हमेशा सेम ही होती है, यानी उसमें जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है। हाँ, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसमें इसका जो कुल द्रव्यमान है और इसका कुल द्रव्यमान है वो बराबर है, लेकिन जो क्रिया हो रही है श्वसन तंत्र में, जो क्रिया हो रही है उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन को हमने ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग दिया, तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन का अणुभार क्या है, 32 ग्राम, 1 मोल 32 ग्राम में, और कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल 44 ग्राम। यानी यदि हम 1 मोल ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जैसे समझ लेते हैं इसे हम, ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया संतुलित है। अब हम ग्लूकोज के 2 अणुओं को बर्न करेंगे तो उसमें हमें 2 ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, 2 ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी हम 2 मोल ऑक्सीजन लेंगे तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ही त्यागेंगे। तो इसमें हमने कुल कितने ग्राम ऑक्सीजन ली, 64 ग्राम ऑक्सीजन ली, लेकिन त्यागी कितनी, 88 ग्राम। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अंतर है, 1 मोल में कितना अंतर होता है, 12 ग्राम का। यदि हम 1 मोल ऑक्सीजन लेते हैं और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं तो हमारे अंदर 12 ग्राम की कमी होती है। यानी श्वसन में क्या होता है, श्वसन एक अपचयी क्रिया है, इससे हमारे शरीर का वजन कम होता है। तो ये तो हो गया पिछली वीडियो का। अब की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, कैपिलरीज के द्वारा ऑक्सीजन को उसमें डाल देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं, जिससे यहाँ पर 25 मिलियन जो कोशिकाएं हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पहुंचकर बाहर त्याग दी जाती है। अब बात आती है कि फेफड़ों में कोशिकाएं पाई क्यों जाती है।
अभी एक बार समझ लेते हैं कि जैसे ये फेफड़े हैं, एक फेफड़ा ले लेते हैं हम, जैसे ये हमने दोनों में एक ही फेफड़ा ले लिया। अब एक में तो हम कोशिकाएं रख देते हैं, इसमें 25 मिलियन कोशिकाएं हैं, मतलब ये पूरी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। बीच बीच में कहीं कहीं ये डक्ट्स पाई जाती हैं, ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई, कि भाई एक तो जो फेफड़ा है उसमें कोशिकाएं पाई जाएं, एक फेफड़े में कोशिकाएं नहीं पाई जाएं। यानी ज़रूरत क्या है कोशिकाओं की, बिना कोशिकाओं के भी ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो सकता है। यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं वो कोशिकाओं पर लिपटी हुई होती हैं, वो फेफड़ों पर लिपटी हुई हो तो यहाँ से भी ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो जाएगा। यहाँ पर ये जो कैपिलरीज हैं वो इस पर लिपटी हुई हो और इसमें सीधे ही ऑक्सीजन भर जाए और ये सारी उसे ग्रहण कर ले और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाए और वापस से त्याग दी जाए। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बात की थी पाचन तंत्र में कि कोई भी जो पदार्थ है या फिर कोई भी वस्तु है उसका जो सरफेस एरिया होता है यदि उसके टुकड़े कर दिए जाएँ तो उससे अधिक होगा। यानी दोबारा समझते हैं कि इसमें सरफेस एरिया यानी जो कैपिलरीज हैं, ऑक्सीजन के आदान प्रदान की क्रिया है वो कितने क्षेत्र में हो रही है? ये ब्लू वाले क्षेत्र में हो रही है। तो ब्लू वाले क्षेत्र को हम इतना होगा, ब्लू वाला क्षेत्र और थोड़ा सा बड़ा, बस इतना होगा। लेकिन जब कोशिकाएं पाई जाएं, हालांकि कोशिकाएं छोटी होती हैं, आकार में छोटी होती हैं, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ का टुकड़े कर लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसमें 25 मिलियन कोशिकाएं हैं, इसका आकार छोटा है लेकिन 25 मिलियन कोशिकाएं हैं। तो ये यदि हम एक कोशिका के सरफेस एरिया की बात करें तो एक कोशिका का सरफेस एरिया इतना होगा लगभग। अब 25 मिलियन कोशिकाओं का कितना होगा? 25 मिलियन यानी 250 लाख, 250, 2 करोड़ 50 लाख कोशिकाएं हैं, उनका सरफेस एरिया कितना होगा? तो इसे 2 करोड़ 50 लाख बार और इतना बढ़ा दो तो इसमें सरफेस एरिया कितना ज़्यादा हो गया और इसमें कितना कम हो गया। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ही इसमें कोशिकाएं पाई जाती है। अब सरफेस एरिया क्यों बढ़ाते हैं? इतना भी हो सकता है सरफेस एरिया, इसमें से भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो सकता है। हमारा जो शरीर है वो बहुत बड़ा है, फेफड़ों की तुलना में बहुत बड़ा है, तो उनमें कितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन के वो मृत हो जाती हैं। तो उन सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय ज़्यादा होना चाहिए। अगर इतना सरफेस एरिया होगा तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो मृत होने लगेंगी और जब इतना होगा तो उन्हें आराम से ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि फेफड़ों में कोशिकाएं क्यों पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं फेफड़ों के बारे में। हमने पढ़ा है कि जो फेफड़े हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रक्त में डालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से लेते हैं। अब ये फेफड़े पाए कहाँ पर जाते हैं? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था थोरैसिक कैविटी में पाए जाते हैं। ये यहाँ पर क्या आ रही है? ट्रेकिया आ रही है। यहाँ पर तो कंठ है, वॉइस बॉक्स है, उसके बाद में ट्रेकिया है। ये ट्रेकिया T5 पर यानी थोरैसिक जो वर्टिब्री 5 है उस पर टूट जाती है और फेफड़े यहाँ पर होते हैं। ये जो दायां फेफड़ा होता है ये इसकी तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, इसमें 3 पार्ट्स बने होते हैं जबकि इसमें केवल 2 ही पार्ट्स होते हैं। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको याद रखना है कि जो दायां फेफड़ा होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं और बाएं फेफड़े में 2 पार्ट होते हैं और ये इसकी तुलना में बड़ा होगा क्योंकि इसमें संख्या भी ज़्यादा है तो ये बड़ा होगा। अब ये जो फेफड़े हैं ये एक संरचना द्वारा घिरे होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लूरा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्लूरा के बारे में। ये जो प्लूरो होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं,
यानी प्लूरा जो है वो डबल लेयर्ड है। एक तो लेयर होती है फेफड़ों के चारों तरफ, और दूसरी जो लेयर होती है वो कहाँ पर होती है, जैसे यहाँ पर जो थोरेसिक कैविटी बना लेते हैं हम यहाँ पर, ये क्या है, थोरेसिक कैविटी है। ये क्या है, थोरेसिक कैविटी है। इसमें हमारे लंग्स हैं। लंग्स के चारों तरफ होती है एक तो प्लूरा की मेम्ब्रेन, दूसरी प्लूरा की मेम्ब्रेन होती है थोरेसिक कैविटी पे। अभी हम बताएंगे ये क्यों होती है। तो यहाँ पर होती है, यानी ये जो प्लूरा होती है एक तो लंग्स के चारों तरफ होती है और एक थोरेसिक कैविटी को घेरे रखती है, यानी थोरेसिक कैविटी से चिपकी हुई होती है। ये थोरेसिक कैविटी इस पर चिपकी हुई होती है और इसके बीच में यहाँ पर ये जो स्पेस बचा है इसमें द्रव भरा रहता है, इसमें द्रव भरा हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लूरा द्रव कहते हैं या प्लूरा फ्लूइड कहते हैं। तो ये तो हो गया प्लूरा द्रव, और ये प्लूरा की अंदर वाली लेयर जिसे हम कहते हैं वेस्कुलर प्लूरा। इसे हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर प्लूरा। और बाहर वाली जो लेयर होती है जो थोरेसिक कैविटी से चिपकी हुई होती है उसे हम कहते हैं पार्टिकली प्लूरा। ये दोनों प्लूरा करती क्या है, एक तो लंग्स के चारों तरफ चिपकी हुई होती है, एक थोरेसिक कैविटी के चारों तरफ चिपकी होती है। यानी जो प्लूरा होती है ये डबल लेयर्ड होती है, दो लेयर होती हैं, एक तो लंग्स के चारों तरफ चिपकी हुई होती है, एक थोरेसिक कैविटी की चारों तरफ चिपकी हुई होती है, और इनके बीच में पाया जाता है प्लूरा द्रव यानी प्लूरा फ्लूइड। अब ये करती क्या है, हमें पता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ों का आकार बड़ा होता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये क्रियाविधि कैसे होती है। अभी केवल सिंपल बात जान लो कि जब हम श्वास लेते हैं तो ये जो डायफ्राम है ये सिकुड़न करता है, यानी ये कुछ इस तरह का है तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, ये नीचे की ओर सरक जाता है, जिसके कारण ये थोरेसिक कैविटी बड़ी हो जाती है। और थोरेसिक कैविटी से जो ये प्लूरा चिपकी हुई होती है, ये प्लूरा की जो बाहर वाली लेयर चिपकी हुई होती है ये भी बाहर खींचेगी इसके साथ, क्योंकि इसके साथ चिपकी हुई होती है तो ये भी यहाँ पर आ जाएगी। और इसके बीच में जो फ्लूइड होता है वो भी थोड़ा फैल जाएगा, यानी इसका आयतन बढ़ जाएगा, तो प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे फेफड़े, यहाँ पर बीच में इतना गैप है, यहाँ पर बीच में इतना गैप है, जब ये नीचे आएगा तो इसमें भी इतना गैप होगा, तो ये भी थोड़ा नीचे सरक जाएगा, जिससे फेफड़ों का आकार थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण हम वायु अंदर प्रविष्ट करा सकेंगे। एक बार फिर से समझते हैं इसे कि लंग्स जो हैं वो प्लूरा से घिरे हुए होते हैं, यानी लंग्स के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसे हम प्लूरा कहते हैं। ये प्लूरा डबल लेयर्ड होती है, एक तो लेयर होती है लंग्स के चारों तरफ, दूसरी लेयर होती है थोरेसिक कैविटी के चिपकी हुई होती है, और इन दोनों के बीच में पाया जाता है प्लूरा द्रव। अब जब डायफ्राम नीचे की ओर गति करेगा तो ये जो लास्ट वाली प्लूरा है, ये रेड वाली, ये इसके साथ चिपकी हुई होती है, तो ये भी थोड़ी नीचे आ जाएगी, जिससे इसके दाब में, इसके अंदर जो प्लूरा द्रव है उसमें एक प्रेशर उत्पन्न होगा। उस प्रेशर के कारण इन लंग्स का आकार बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा होगा तो यहाँ पर भी प्रेशर क्या होगा, दबाव बनेगा। जब ये बड़े होंगे और इसमें हवा उतनी है जितनी रहेगी, तो यहाँ से ये हवा को खींचने की कोशिश करेगा, जिससे हमारे नाक से श्वास आती है और इन दोनों में चली जाती है। तो ये किसके कारण होता है, डायफ्राम के कारण होता है। और एक और मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इस डायग्राम से अगर नहीं हो रहा है तो एक बार और बना लेते हैं सही से। जैसे हमें पता है कि लंग्स, कोई भी मनुष्य है, इस मनुष्य को ही ले लेते हैं हम, इस मनुष्य को हम इस प्रकार काटते हैं यहाँ से, और इसे हम ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से कैसा दिखेगा, यहाँ पर दो लंग्स हैं, ऊपर से इस प्रकार दिखेगा लंग्स,
और यहाँ पर एक श्वसनी ऊपर से आ रही है और दो में बट रही है। ठीक है, यहाँ पर दो में बट रही है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा ऊपर में। अब ऊपर से देखेंगे तो एक तो लंग्स के चारों तरफ प्लूरा होती है, यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, पार्टिकली प्लूरा कहते हैं। और दूसरी प्लूरा होती है थोरेसिक कैविटी के। अब थोरेसिक कैविटी बना लेते हैं, जैसे ये हमारी थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है। अब थोरेसिक कैविटी जो है यानी जो लंग्स हैं ये किससे ढके होते हैं, रिब्स से यानी पसलियों से घिरे होते हैं। जैसे हम थोरेसिक कैविटी बना लेते हैं, ये थोरेसिक कैविटी है। अब ये जो लंग्स होते हैं यानी जो थोरेसिक कैविटी होती है ये किससे जुड़ी होती है, रिब्स से सुरक्षित होती है। यानी पीछे जो वर्टिब्री पाई जाती है यहाँ से रिब्स आती हैं और आगे जाकर उरोस्थी से जुड़ जाती हैं। पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ से ये पसलियाँ आती हैं और आगे जो उरोस्थी पाई जाती है उससे जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। यहाँ पर 12 जोड़ी उरोस्थियाँ पाई जाती है। ये क्या करती हैं, इन लंग्स को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अभी हम मेन टॉपिक पर आते हैं, ये तो केवल समझाने के लिए था। तो ये तो क्या है, लंग्स हैं। अब इसके चारों तरफ पाई जाती है वेस्कुलर प्लूरा और इसके अंदर पाया जाता है प्लूरल द्रव। अभी हमने वो नहीं बनाया पार्टिकली प्लूरा, यानी प्लूरा का जो दूसरी मेम्ब्रेन है वो नहीं बनाया, तो इसे दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये थोरेसिक कैविटी के चारों तरफ होती है। इस तरह से थोरेसिक कैविटी के चारों तरफ चिपकी हुई होती है। अब जब थोरेसिक कैविटी का आकार बढ़ेगा तो इसमें भी बढ़ोतरी होगी, और इसमें बढ़ोतरी होगी तो इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है उसमें एक दबाव उत्पन्न होगा। वो दबाव क्या करेगा, लंग्स को भी खींचेगा। लंग्स के आकार में वृद्धि होगी तो यहाँ पर दबाव बनेगा, और ये दबाव क्या करेगा, हमारी नाक से जो श्वास आ रही है वो इसमें प्रविष्ट हो जाएगी। तो प्लूरा जो है वो 2 लेयर्ड होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर्ड होती है। एक को तो हम कहते हैं वेस्कुलर प्लूरा और एक को हम कहते हैं पार्टिकुलर प्लूरा, और इन दोनों के बीच में गैप पाया जाता है जिसमें द्रव भरा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल द्रव। और रही बात इसके श्वसन की क्रियाविधि की, ये जो थोरेसिक कैविटी है इसके आकार में वृद्धि कैसे होती है, इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि में।